बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एसएससी 2 से है। सिलेबस जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो आखान बोर्ड का है, मगर सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, ये सब भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। आपके पास चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे किससे? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। सबसे मेन बात जो आपके पास आती है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, यानी शेयरिंग के ऊपर बॉन्ड बन रहा होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा होता। दूसरी बात आपके पास ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मीथेन की। आपके पास यहाँ पर क्या है? डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रही है, तो ये क्या है आपके पास? हाइड्रोकार्बन है। अब इस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर भी H है, मगर यहाँ मैंने OH लगा दिया। तो अभी भी आपका जो स्ट्रक्चर है, जो मेन चीज़ है, वो क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है, मगर आपके पास ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ ए फंडामेंटल और बेसिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल इन नेचर का मतलब ये है कि ये इजीली जो है वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से गैस, इसके अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है ना, इनकी कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ईजी होती है। दे आर वॉलेटाइल इन नेचर। एग्जाम्पल क्या है इसकी? सबसे पहले तो मीथेन गैस। मीथेन गैस हम लिटरली यूज़ करते हैं घरों के अंदर एज अ फ्यूल। हमारे यहाँ जो सुई गैस आती है, जिसको हम सुई गैस कहते हैं, ये बेसिकली मीथेन गैस होती है। ठीक है, मीथेन गैस बहुत ज़्यादा क्या है? वॉलेटाइल इन नेचर है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये बहुत ज़्यादा कंबस्टेबल भी है इन नेचर। जैसे ही मैं इसको जो है वो दिखाती हूँ, फ्लेम दिखाती हूँ, ये फौरी तौर पे क्या होता है? जल जाता है, कंबस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल्सो कंबस्टेबल इन नेचर। उसके अलावा आपके पास जो नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो होता है पेट्रोल या फिर ऑयल। आपके पास जो पेट्रोल है, अगर आप उसे खुली जगह पे रखेंगे तो वो फौरी तौर पे क्या होता है? वैसे वो लिक्विड होता है, मगर वो गैस में कन्वर्ट होकर जो है वो हवा में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कि पेट्रोल उड़ गया। तो उसके उड़ने की वजह क्या होती है? उसका वॉलेटाइल होना। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी ये होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोलर नहीं होते नेचर के अंदर, कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है, तो दैट्स अ रीजन व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। और इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आपके पास ऑयल और वाटर कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता। आप ऑयल के अंदर वाटर डालते हैं, वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं, तो इनकी अलग अलग लेयर बन जाती है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है इनकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टर? होमोलॉजी। होमोलॉजी क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। होमोलॉजी का मतलब होता है, होमो मीन्स सेम। ठीक है, इनके पास जो कैरेक्टर्स होंगे, इनके पास जो जैसे आपके पास ये वाला कंपाउंड है जिसको हम मीथेन कहते हैं, ये अल्केन की क्लास से है। ठीक है, इनका जो है वो जनरल फार्मूला, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसी तरीके से ये वाला कंपाउंड है, ये अल्कोहल की क्लास से है। अल्कोहल्स का भी जनरल फार्मूला, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो ऐसी स्टडी को या फिर ऐसे सीक्वेंस को हम होमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्लो का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है। इनका रेट ऑफ रिएक्शन इस वजह से स्लो होता है क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्डिंग हो रही है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग भी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। इसका मतलब ये है कि पोल्स जनरेट नहीं हो रहे, तो इनको रिएक्ट करने के लिए टाइम चाहिए होगा या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होंगी ताकि इनके जो बॉन्ड्स हैं वो टूट सकें
और टूटने के बाद एक नए बॉन्ड्स बन सकें। नेक्स्ट आपके पास आता है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत डाइवर्स हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा है। मैं जहाँ पे बात करूँगी मैं कहूँगी कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसा भी मैंने आपसे कहा कि अल्केन है, जिनको मैं फ्यूल के तौर पे घर पे यूज़ कर रही हूँ। हम अल्केन्स के अंदर से मीथेन गैस को पाकिस्तान के अंदर यूज़ करते हैं। अमेरिका में जनरली प्रोपेन गैस यूज़ की जाती है, जो कि अल्केन की ही क्लास की एक और गैस है या फिर एक और कंपाउंड है। उसके अलावा मैंने आपसे कहा कि अल्कोहल्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। अल्कोहल्स जो हैं वो हम फर्मेंटेशन के लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम अल्कोहल्स को फ्रेगरेंसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स के लिए, खुशबू के लिए भी यूज़ करते हैं। आपके पास जो एयर फ्रेशनर्स वगैरह मौजूद होते हैं उसके अंदर ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। पेट्रोल है, पेट्रोलियम की बहुत सारी टाइप्स हैं। एक पेट्रोल है जो कि आप नॉर्मली अपनी गाड़ी के अंदर यूज़ करते हैं, एक चीज़ है जिसको हम डीजल कहते हैं, एक है केरोसिन ऑयल, एक और है हाई ऑक्टेन, या फिर वो फ्यूल है जो कि आप एक्चुअली जो है वो एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ करते हैं, या फिर वो वाला फ्यूल है जो कि आप रॉकेट के अंदर यूज़ करते हैं। ये सारी डिफ्रेंसिएशन कहाँ से आ रही है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से आ रही है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ होमोलॉजी होने के बावजूद भी, यानी कि बहुत ज़्यादा सेमनेस होने के बावजूद भी डाइवर्स कैसे हैं एक दूसरे से, इतने डिफरेंट जो है वो कैसे हो जाते हैं? ड्यू टू 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की 3 प्रॉपर्टीज की वजह से। एक है कैटेनेशन, दूसरी आइसोमेरिज्म और तीसरा है मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ। कैटेनेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कार्बन अपने आप से कोवेलेंटली बॉन्ड करके एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है, इस ब्रांचिंग ऑफ कार्बन को, कार्बन चेन को हम कैटेनेशन कहते हैं। ठीक है, कार्बन यहाँ से भी ब्रांच निकाल सकता है, कार्बन यहाँ से भी ब्रांच निकाल सकता है, फिर कार्बन यहाँ से भी ब्रांच निकाल सकता है। तो इस प्रोसेस को, कार्बन की ब्रांचिंग को और कार्बन की इस प्रॉपर्टी को कि वो ब्रांचिंग कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट वेज में, हम उसे कैटेनेशन कहते हैं। दूसरी चीज आती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है, आइसो का मतलब है सेम, ठीक। नॉर्मली आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, मगर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट होगा। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको किससे दे सकती हूँ? मैं आपको उसकी एग्जाम्पल दे सकती हूँ पेंटेन से। C5H12 एक आपके पास अल्केन है। आपके पास C5H12 है, इसका मतलब ये है कि कार्बन आपके पास 5 कार्बन चेन मौजूद है, 1 2 3 4 5। आप एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर भी आ सकता है, ठीक है। आपके पास ये कौन सा पेंटेन था? एन पेंटेन। और ये कौन सा पेंटेन हो गया? आइसोपेंटेन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ? ब्रांचिंग आ गई। तो आपके पास ये जो है वो कार्बन वो ब्रांच के अंदर चला गया। इस प्रोसेस को या इस सिचुएशन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोमेरिज्म आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है कार्बन की जो कि हेल्प करती है इस डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड के अंदर, वो है मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ। कार्बन अपने आप से बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखाया था कि सिंगल बॉन्ड तो कार्बन बना ही सकता है, ठीक है ना। यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर तरफ से क्या है कि कार्बन कार्बन अटैच हो गया। लेकिन दो कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और दो कार्बन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भी आपके पास डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास फॉर्मूला भी फॉर्मूला भी जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, मगर उसके साथ साथ आपके पास डिफरेंट स्टाइल ऑफ चेन आ सकती है। यानी कि आपके पास अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, ये सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर आ सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो जनरल सोर्सेज होती हैं वो होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, पेट्रोलियम, वुड, कोल। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये आपको जनरली नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। ठीक है, ये आपको किससे मिलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। डेली लाइफ के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या काम है? डेली लाइफ के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा काम है। हम हर काम, हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम एज अ फ्यूल मीथेन का यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे पास पॉलीमर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, हम पॉलीथीन का शॉपर यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास रबर है जिसको हम कहते हैं इरेजर के अंदर जो है वो हम रबर यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे जो टायर्स हैं वो रबर से बने हुए होते हैं। नायलॉन है, नायलॉन के बैग्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। पीवीसी है, पीवीसी की पाइप्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके पास जो है वो सैपोनिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है जिससे सोप की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है? डेली लाइफ का पार्ट है। उसके अलावा जो आपके फूड मटेरियल है वो सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस होता है। आप जो शुगर्स खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं, ठीक है ना, जो कि नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, वो सब की सब क्या होती हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं। उसके अलावा जो डिटर्जेंट्स हम वॉशिंग पर्पजेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, डिटर्जेंट्स भी क्या हैं? आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा परफ्यूम्स हैं, फ्रेगनेंसेस हैं। अब चाहे वो आर्टिफिशियल हो, ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर वो नेचुरल हो, आपके पास सारी फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आती हैं। आपके पास फ्लेवॉन से, फ्लेवोनॉइड से और अल्कोहल से ही ये सारी की सारी फ्रेग्रेंसेस आ रही होती हैं। उसके अलावा जो कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं उसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। जो पेट्रोल हमारे पास होता है उसके अंदर भी आपके पास क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। पेंट के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पिगमेंट्स होते हैं उन तक के अंदर आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। अब हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आपके मेन हो गए, ठीक है, मेन क्लास क्या हो गई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कैटेनेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि कार्बन अपने हिसाब से जो है वो एक अपनी मर्जी से चलते हुए किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर लेता है। तो आपके पास ओपन चेन भी मौजूद होते हैं और आपके पास क्लोज्ड चेन भी मौजूद होते हैं। जो ओपन चेन होते हैं उनको हम ए साइक्लिक कहते हैं और जो क्लोज चेन होते हैं उनको हम साइक्लिक कहते हैं। ओपन चेन के अंदर आपके पास अल्केन आते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया था मीथेन, ठीक है, लेकिन मीथेन का एक और होता है इथेन। ठीक है, आपके पास क्या हो गया? इथेन आ गया। इथेन के अंदर क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। लेकिन क्लोज चेन के अंदर आपके पास क्या होगा? इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये क्या है आपके पास? साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर वो है जिसके अंदर आपके पास जो है वो कहीं पर भी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच नहीं हो रहा, मतलब ये कि एक एंड दूसरे एंड के साथ अटैच नहीं हो रहा। क्लोज चेन वो है जिसके अंदर एक एंड दूसरे एंड के साथ अटैच हो रहा है। जो ओपन चेन होती है उसको हम एसाइक्लिक कहते हैं और जो क्लोज चेन होती है उसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ओपन चेन के अंदर भी दो टाइप्स आती हैं, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है और एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि आपके पास कार्बन इस फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन 4 कार्बन चेन है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, इसके अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। जबकि आपके पास ब्रांच चेन के अंदर क्या होता है? एक ब्रांच यहाँ पे निकल आती है। ठीक है, इसके हाइड्रोजन्स मैं पूरे कर दूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि हाइड्रोजन्स तो हैं ही नहीं। कार्बन अपने 4 बॉन्ड्स लाजमी बनाएगा। ठीक है, ये आपके पास ओपन चेन स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गया। और ये आपके पास
क्लोज चेन, सॉरी ब्रांच चेन स्ट्रक्चर हो गया। आपके पास कार्बन के अंदर क्या हो गई, ब्रांचिंग आ गई। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके पास इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला और इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल बेस के ऊपर एक दूसरे से डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। अब आपके पास आ गए दोबारा से क्लोज चेन के ऊपर। क्लोज चेन या फिर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि पूरी चेन के अंदर सेम एलिमेंट का मौजूद होना, यानी कि पूरी चेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनी हुई थी। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर ये होता है कि आपके पास पूरी चेन के अंदर कोई डिफरेंट कंपाउंड आ गया, कोई डिफरेंट एलिमेंट आ गया, ठीक है ना। आपके पास ये पूरी चेन कार्बन बेस्ड थी, यानी कि एक ही एलिमेंट था, इसलिए होमोसाइक्लिक थी। साइकिल के अंदर कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा था। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर ये हो रहा है कि आपकी जो पूरी साइकिल है उसके अंदर एक जगह पे नाइट्रोजन ने एंट्री दे दी है। ये एंट्री जो है उसकी वजह से आपके पास चेंज आ गया है, या फिर होमोजीनसनेस नहीं रही है। तो अब ये क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स को हम अप टू 10 कार्बन एटम्स तक किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाकर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आपके पास जो है वो पहली चीज़ आती है मीथेन। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, एक कार्बन के अंदर 4 वैलेंसीज मौजूद हैं, ठीक है। एक कार्बन को हम कहते हैं मीथ। तो ये आपके पास क्या हो गया, मीथेन। दो कार्बन्स आपके पास एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं। हर कार्बन की 4 वैलेंसीज को पूरा करें, 1 2 3, 1 2 3, और ये चौथा जो है वो कार्बन कार्बन ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। दो कार्बन की चेन कहलाती है ईथ, और क्योंकि ये अल्केन चेन है तो ये हो गया इथेन, ठीक है। 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन्स इथेन, 3 कार्बन्स, हर कार्बन की वैलेंसी को चेक कर लें, आपके पास 4 वैलेंसीज बनेंगी, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। जहां जहां कार्बन कनेक्टेड है वहां पे कार्बन कनेक्टेड है, और जहां पे कार्बन नहीं है वहां पर आपने H लगाना है, तो आपके पास एक अल्केन चेन बन जाएगी। 3 कार्बन की चेन कहलाती है प्रोपेन, सही है। अब हम आते हैं 4 कार्बन चेन के ऊपर, 1 2 3 4, ठीक है। आपने 4 वैलेंसीज पूरी कर ली और इनके ऊपर हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। 4 कार्बन चेन क्या कहलाती है, ब्यूटेन। अब आते हैं 5 कार्बन चेन के ऊपर, 2 3 4 5, ठीक है। पहले कार्बन की 4 वैलेंसीज को पूरा किया, फिर उन वैलेंसीज के ऊपर हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। 5 कार्बन चेन कहलाती है पेंटेन। अब हम आते हैं 6 कार्बन चेन के ऊपर, 1 2 3 4, ये यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ पर ये पूरा नहीं आएगा तो हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना पड़ेगा। हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गए हैं, नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास क्या है, 6 कार्बन चेन है। 6 कार्बन चेन के अंदर 1 2 3 4 5 6 वैलेंसी पूरी की।
आपके पास जनरली हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन से ही वैलेंसी पूरी होती है, और ये क्योंकि 6 कार्बन्स हैं तो ये कहलाएगा हेक्सेन। ठीक है, अब हम आते हैं 7 कार्बन चेन के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैंने इसकी वैलेंसीज को पूरा किया। सही, और उन वैलेंसीज को H से रिप्लेस कर दिया। जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, 7 को हम क्या कहेंगे, 7 कार्बन चेन को हम कहेंगे हेप्टेन। फिर हम आ जाते हैं 8 कार्बन चेन के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसी तरीके से हमने वैलेंसीज को कंप्लीट किया। और जो वैलेंसीज बनाई थी उनके ऊपर H लगा दिए। और ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्टेन। अब आपके पास नेक्स्ट है नोनेन, यानी कि आपको 9 कार्बन चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी तरीके से वैलेंसीज कंप्लीट की इजीली। ठीक है, और हर वैलेंसी के ऊपर आपने हाइड्रोजन लगा दिया। जब आप हाइड्रोजन लगा रहे हैं तो उसके बाद आप इसे काउंट कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि आपके पास कार्बन की 4 वैलेंसीज ही बन रही हैं, और 9 कार्बन चेन का नाम है नोनेन। अब हम आते हैं लास्ट पर, जो कि बट नॉट द लीस्ट, आपके पास 10 कार्बन चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन बनानी है। 1 2, कलर चेंज कर दूं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो समझ में आए। कलर की वजह से हो सकता है मिक्सिंग हो जाए, तो कलर चेंज कर देते हैं। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वैलेंसीज पूरी करें। आपने वैलेंसीज पूरी की। ठीक, और जहाँ जहाँ वैलेंसी पूरी की है वहाँ पर आपने H लगा दिया। ये आपके पास क्या लग गया, H लग गया। ठीक है, और 10 कार्बन चेन को डेकेन कहते हैं। अब आपके पास है नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला। इससे पहले जो मैंने आपको करवाया था वो था स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेम्स मैंने आपको उनके साथ साथ बताए थे। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मेरे पास जो है वो मीथेन से स्टार्ट लेते हैं क्योंकि सबसे पहला वही है। ठीक है, मीथेन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला था उसके अंदर एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन्स होते हैं। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला सेम होगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इसी तरीके से आपके पास ईथेन है। ईथेन में 2 कार्बन्स होते हैं। ठीक है, और 6 हाइड्रोजन्स होते हैं। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है, जो आपके पास कंडेंस्ड फार्मूला बनेगा वो बनेगा H3CCH3। सही, कंडेंस्ड फार्मूला का मतलब ये होता है कि जितने भी कार्बन्स हैं
उनको अलग अलग मेंशन किया जाए और उनके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उनके नंबर्स को लिखा जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर आप तमाम कार्बन एटम्स को और तमाम हाइड्रोजन एटम्स को सम अप करके लिख देते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 कार्बन थे, आपने C2H6 लिखा, लेकिन कंडेंस फॉर्मूला में वो इस तरह लिखा जाएगा कि H3CCH3। इसी तरीके से हम आते हैं प्रोपेन के ऊपर। प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन्स होते हैं और 8 हाइड्रोजन्स होते हैं। प्रोपेन H3C, ठीक है, CH2CH3। नेक्स्ट आपके पास है ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है C4H10। आपके पास जितने भी टर्मिनल कार्बन्स होते हैं, एक तो ये कि आप पहले 4 कार्बन्स लिख लें, जो आपके टर्मिनल्स कार्बन्स होते हैं, यानी कि जो एंड पे कार्बन्स होते हैं, उनके साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, वो आपने लिख दिए। और जो दरमियान वाले कार्बन्स होते हैं उनके पास 2-2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। आपके पास CH3, CH2, CH2, CH3 ब्यूटेन का कंडेंस्ड फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं पेंटेन की। पेंटेन होता है C5H12। तो आपके पास क्या हुआ, H3C टर्मिनल का था, अब ये दरमियान में है तो CH2, 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 3 कार्बन दरमियान में आए और फिर दोबारा टर्मिनल है तो CH3। पेंटेन के बाद आपके पास क्या आएगा, हेक्सेन। वेरी गुड। हेक्सेन के अंदर क्या हुआ, C6H14, H3C टर्मिनल है, CH2, 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 CH2 एंड CH3। गुड। उसके बाद आपके पास है हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब क्या है, C7H16, CH3 क्योंकि टर्मिनल है, दरमियान में जो आएंगे CH2, 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 1 2 3 4 5 और ये लास्ट CH3। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, ऑक्टेन। ऑक्टेन के अंदर क्या है, C8H18 टर्मिनल, CH3। ठीक है, आपके पास 2 टर्मिनल होंगे तो इसका मतलब ये है कि दरमियान में आपके पास 6 कार्बन आने चाहिए, CH2, 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 ये 3 हुए, CH2, 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 6 हो गए। अब दोबारा टर्मिनल आएगा CH3। नॉनेन, C9H20, CH3। ठीक है, अगर ये 9 है और 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है, तो 9 - 2 7, 7 CH2s आने चाहिए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर एक CH3। ये आपका क्या हुआ, कंडेंस फॉर्मूला। लास्ट आपके पास क्या है, डेकेन, C10H22। ये सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात हो रही है, अभी हम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के ऊपर नहीं गए हैं। ठीक है, और जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अल्केन्स होते हैं और उनका जो टॉप 10 के हैं उसके अंदर लास्ट है डेकेन। डेकेन के अंदर भी क्या है, 10 मौजूद हैं कार्बन्स, तो इसका मतलब ये है कि 2 टर्मिनल कार्बन्स होंगे, 10 - 2 8, दरमियान में 8 कार्बन्स आएंगे और टर्मिनल के ऊपर 2 होंगे। तो पहला टर्मिनल आ गया, दरमियान में आपको 8 लेकर आने हैं। ये आपके पास कितने हुए हैं, 4 हुए हैं, 4 ही आपको और इसके अंदर लिखने हैं। जैसे ही ये 4 कंप्लीट हुए तो आपने एक टर्मिनल CH3 लगा दिया। ये आपका डेकेन का कंडेंस्ड फॉर्मूला कंप्लीट हो गया।
आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।